जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है और एक वैल्यू म्यूचुअल फंड या एक वैल्यू फंड क्या होता है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिक्स क्या क्या है, इसके इस स्ट्रेटजी या इस अप्रोच को फॉलो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और वैल्यू फंड्स असल में करते क्या हैं ये भी हम जानने की कोशिश कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स पिकिंग स्टॉक्स दैट अपीयर टू बी ट्रेडिंग फॉर लेस देन देयर फेयर वैल्यू। क्या मतलब है इसका? तो गौर से सुनिए कि जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उस समय आप अगर किसी कंपनी को चुनते हैं कि हाँ, इस कंपनी के शेयर आप खरीदने वाले हैं, तो इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप अलग अलग अप्रोचेस फॉलो करते हैं। तो इसमें से एक अप्रोच तो क्या हो सकती है कि आप ऐसे कोई शेयर का चुनाव कीजिए जो अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है। जैसे कि अभी करंट इन्वायरमेंट में फार्मास्यूटिकल शेयर काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, डेली उनके भाव में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इस स्टाइल को हम कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। लेकिन इसके विपरीत ऐसे सेक्टर्स का चुनाव करना, ऐसी कंपनीज का चुनाव करना जो अभी किसी टेम्परेरी रीजन की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो अच्छा परफॉर्म करेगी। उदाहरण के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऑटोमोटिव सेक्टर। तो अभी टेम्परेरी रीजंस की वजह से कारें या बाइक्स उतनी बिक नहीं रही है, या बड़े व्हीकल अभी उतने नहीं बिक रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा कि आगे आने वाले समय में लोग कार चलाना ही कम कर देंगे या बंद कर देंगे, या बाइक्स चलाना बंद कर देंगे, या बड़े बड़े व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामान को इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए? ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी टेम्पररी जो मार्केट में प्रॉब्लम्स चल रही है, उस वजह से कुछ समय के लिए ऑटोमोटिव सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में तो वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। तो ऐसे शेयर्स, ऐसी कंपनी के शेयर्स भी अभी काफ़ी कम कीमत में मिल सकते हैं ऐसे समय में। मतलब अभी के प्रॉब्लम्स, अभी टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज के शेयर का भाव काफ़ी कम चल रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में वो सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ऐसे शेयर पिकिंग को हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो हमने क्या समझा कि टेम्परेरी प्रॉब्लम है जिस वजह से किसी कंपनी के शेयर अपनी फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, और इस वजह से उनको हम खरीद लें। तो इस स्टाइल को, इस इन्वेस्टिंग स्टाइल को हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी इजी है, मैं ऐसे शेयर्स मार्केट में चुनूं कि जो अभी टेम्परेरी रीजंस की वजह से सस्ते मिल रहे हों और उन्हें मैं खरीद लूं और आगे जाके उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये उतना ईजी भी नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते इस टाइम देखी गई है। तो सबसे पहला है हर्ड बिहेवियर। देखिए क्या होता है कि मार्केट में इस वक्त जो सेक्टर ग्रो कर रहा है, चारों तरफ उस सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगी। आपके फ्रेंड्स या फिर कई सारे न्यूज़ चैनल, कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ में आपको उस सेक्टर की, जो कि इस समय काफ़ी ग्रो कर रहा है, उनकी पॉजिटिव बातें आपको दिखाई जाएगी कि हाँ, ये सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो नई नई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मार्केट में लॉन्च होगी, नई नई कंपनीज के आईपीओज आएंगे, उन आईपीओज की काफ़ी तारीफें आपको सुनने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जिस फार्मा कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ी है पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, या पिछले 1 या 2 क्वार्टर्स में, तो उसकी न्यूज़ आपको मार्केट में सुनने को मिलेगी कि इस कंपनी ने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इसके शेयर की कीमत दुगनी हो गई, तिगनी हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस वजह से आप वो कंपनीज के चुनाव को शायद, उन कंपनीज के शेयर को शायद नहीं चुन पाए जो अभी न्यूज़ में नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम शेयर बाजार में पर्टिकुलरली निवेश करते हैं तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। हम क्या चाहते हैं कि आज ही हम कोई कंपनी के शेयर खरीदें और 1 या 2 महीने में वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे दें और उसे बेचकर हम मुनाफा कमा लें। देखिए ऐसा पॉसिबल तो है शेयर मार्केट में, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? अभी जो कंपनी काफ़ी पॉपुलर चल रही है वो महंगी भी मिलेगी,
तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कि आप मार्केट में बाइक खरीदने गए और मार्केट में दो बाइक्स आपने देखी, एक आपने देखी स्प्लेंडर और दूसरी आपने देखी हार्ले डेविडसन। अब जब आपने कीमत पता करी तो 8 या 10 लाख रुपए की आपको हार्ले डेविडसन दिखी और 60-70,000 के आसपास आपको स्प्लेंडर मिली। अब आप यहाँ पर सोचिए कि हर कोई मार्केट में अगर हार्ले डेविडसन की तारीफ करे कि ये काफ़ी अच्छी बाइक है, तो हो सकता है आप उस बाइक को लेने की सोचने लगे। अब आप उस बाइक को लेने गए और अब जो कीमत मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड होने की वजह से अब जो बाइक की कीमत है वो है 50 लाख, और आपने सोचा कि अरे ये तो काफ़ी महंगी हो गई, मैं थोड़े दिन बाद आकर खरीदूंगा, और थोड़े दिन बाद आकर आपने देखा तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई। अब क्या आप उस बाइक को खरीदना चाहेंगे? देखिए 8 या 10 लाख में तो वो बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अच्छी बाइक होने की वजह से, मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होने की वजह से उस बाइक की डिमांड काफ़ी हो गई, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और धीरे धीरे उसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, उस वजह से उसकी कीमत मार्केट में 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हो गई। तो ये एक महंगी बाइक हुई। वहीं पर स्प्लेंडर, अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कुछ समय से स्प्लेंडर लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और उस वजह से उसकी डिमांड कम होती गई और वो बाइक कम होकर 5,000 या 10,000 में मिलने लगी, हाइपोथेटिकली। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर हाइपोथेटिकली जस्ट हम शेयर मार्केट से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर एक बाइक जो कि काफी पॉपुलर थी वो अपनी फेयर वैल्यू से 50 गुना या इवन 10 या 20 गुना एटलीस्ट मिल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी बाइक जो पॉपुलर नहीं थी वो अपनी फेयर वैल्यू से भी काफी सस्ती मिल रही थी। तो एज एन इन्वेस्टर आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप ऐसी बाइक खरीदेंगे जो कि अभी टेम्पररी सेंटिमेंट्स की वजह से काफी सस्ती मिल रही है, तो वो सस्ती चीज आप खरीद सकते हैं, और आगे जब सेंटिमेंट न्यूट्रल भी होंगे, पॉजिटिव नहीं तो कम से कम न्यूट्रल भी होंगे, तो आप एक अच्छी कीमत पर उसे बेच सकते हैं वहीं पर। और एक चीज और, अगर आप ऐसा करते हैं तो डाउन साइड रिस्क भी काफी कम है। कैसे? तो अगर कोई बाइक जो कि 50 या 60 हजार की है, वो अगर 5,000 रुपए में मिल रही है, तो वहां से उसके और सस्ते होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन वहीं जो बाइक 8 या 10 लाख रुपए की है, लेकिन टेम्पररी सेंटीमेंट की वजह से जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, उसको नीचे गिर जाने की, उसके भाव ड्रास्टिकली नीचे गिरने की संभावना भी उतनी हो जाती है। तो इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इजी क्यों नहीं है। तो एक तो हमने देखा कि हर्ड बिहेवियर, चारों ओर आपको लोग उन सेक्टर में निवेश करते हुए दिखेंगे जो अभी काफी फल फूल रहे हैं। उसके अलावा हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड होती है, लेकिन ये काफी महंगा भी पड़ सकता है, जैसा कि हमने बाइक के एग्जांपल से जाना। वहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, ये क्या है? ये भी एक प्रॉब्लम है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो देखिए, जो सेक्टर अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको हर जगह मिलेगी। तो अगर आप कोई चीज पता भी करना चाहते हैं तो काफी इजीली आप ऐसे सेक्टर्स के बारे में पता कर सकते हैं जो कि अभी काफी फल फूल रहे हैं, लेकिन वो सेक्टर्स जो टेम्परेरी रीजंस की वजह से अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी काफी कम अवेलेबल होती है। उदाहरण के लिए, अभी आपको चारों तरफ फार्मा कंपनीज की इंफॉर्मेशन तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर का एक बिहेवियर होता है चेजिंग फैड्स एंड फैंसीज। हम जो फैंसी स्टॉक्स हैं हमेशा उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अभी हर कोई क्या चाहेगा कि मैं फार्मा कंपनीज के शेयर्स खरीद लूं। देखिए, यहाँ पर मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आपको ऑटोमोटिव सेक्टर के स्टॉक में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करूं और ये कहूं कि आप फार्मा के स्टॉक्स मत खरीदिए। नहीं, मैं सिर्फ करंट कंडीशन में मैंने 2 सेक्टर्स का चुनाव किया है ताकि मैं अपनी बात आपको और अच्छे से रख सकूं। तो देखिए, फैड्स एंड फैंसीज के पीछे सारी जनता भागती है। हर कोई क्या चाहता है कि अगर मैं बैंकिंग का स्टॉक लूं तो बेस्ट बैंक का लूं, अगर मैं ऑटोमोटिव सेक्टर का भी अगर मैं स्टॉक लूं तो सबसे बेस्ट स्टॉक लूं, या मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक लूं तो बेस्ट स्टॉक लूं। देखिए, बेस्ट स्टॉक लेने में बुराई नहीं है, लेकिन होता क्या है, बेस्ट होने की वजह से वो काफी महंगे भी मिलते हैं। तो लेने से पहले फेयर कीमत क्या है ये जानने की कोशिश जरूर कीजिए। उसके अलावा कंफर्मेशन ट्रैप, ये भी एक प्रॉब्लम है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, जो ये भी एक रुकावट है जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करने जाते हैं। तो ये सारी रुकावटों को हमने लिस्ट डाउन किया है। तो कंफर्मेशन ट्रैप क्या है? देखिए, अगर आपने
मान लीजिए कि कोई ऐसे सेक्टर का चुनाव कर भी लिया जो टेम्परेरी रीजंस की वजह से डाउन चल रहा है और आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, और आपने एक शेयर चुना, तो आप हमेशा क्या चाहते हैं कि यूट्यूब पे या किसी बिजनेस चैनल पे कोई एक बड़ा व्यक्ति उसे कंफर्म कर दे कि हाँ ये शेयर आप ले लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्टडी पर भरोसा नहीं होता। अब देखिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसे कंफर्म करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है कि अगर शेयर को बड़े बड़े लोग कंफर्म करते हैं तो काफी सारे लोग उनके पीछे इंटरेस्टेड हो जाते हैं और अगेन वो महंगे मिलने लगते हैं। इसलिए कंफर्मेशन ट्रैप भी एक प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अपनी स्टडी पे भरोसा ना करते हुए हमेशा कंफर्मेशन तलाशते रहते हैं। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट, लुकिंग राइट वर्सेस बीइंग राइट, ये क्या है? तो देखिए, आप हमेशा क्या चाहते हैं कि लेट्स से आपने दो कंपनी का चुनाव किया, एक ऐसी कंपनी का चुनाव किया जो अभी काफी पॉपुलर है और दूसरी ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में काफी पॉपुलर हो जाएगी, काफी अच्छे से बिजनेस करेगी, लेकिन अभी वो उतनी ज्यादा डिमांड में नहीं है। तो जब आप किसी को सजेस्ट, लेट्स आप अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अगर कोई ऐसी कंपनी का नाम उन्हें बताएंगे तो जिसका ज्यादा नाम मार्केट में नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो सामने वाला आपके ओपिनियन को उतना अच्छा पसंद ना करे। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कहते हैं कि मारुति सुजुकी कंपनी खरीद लीजिए, मारुति सुजुकी कंपनी, अगर आप अपने किसी नए निवेशक मित्र के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसे आप कह रहे हैं कि मारुति सुजुकी कंपनी खरीद लीजिए, तो उसके शेयर खरीद लीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा कि अरे हाँ ये तो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। तो उस समय आप सही दिखने लगते हैं उसके नज़र में, लुकिंग राइट। तो उसकी नज़र में आप सही दिखने लगते हैं कि हाँ इसने एक बात सही कही कि मारुति कंपनी की तो काफ़ी कारें बिकती है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी होगी, इसका शेयर या इसका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये होता है लुकिंग राइट। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है उसका शेयर, उसका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ही होगा। ऐसा क्यों? देखिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के लिए किसी शेयर को अच्छे प्राइस पर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मारुति सुजुकी कंपनी अगर बहुत अच्छी भी है, लेकिन अगर उसका एक शेयर 50,000 रुपए का मिल रहा है या फिर उसके एक शेयर का पी 100 या 150 है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो, शायद नहीं हो, है ना। लेकिन बीइंग राइट क्या होता है? ऐसी कंपनीज का चुनाव करना जो अभी मार्केट में उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपका एनालिसिस इतना तगड़ा है कि आपको यकीन है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो वहां पर अगर आप ऐसी कंपनी का नाम सजेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड को, तो उसने हो सकता है वो नाम कभी सुना भी नहीं हो, तो वहां पर आप अच्छे या सही दिखते नहीं है। तो ये डिफरेंस है लुकिंग राइट और बीइंग राइट में। ये भी एक ट्रैप है जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं तब का। तो हमने जाना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग उतनी इजी भी नहीं है, इतने सारे प्रॉब्लम से आपको बचना होगा, तब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हर्ड बिहेवियर क्या होता है, क्यों हर कोई महंगी और अच्छी चीज़ें ही खरीदना चाहता है। तो देखिए, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका पी अगर आप देखेंगे, ये एक FMCG कंपनी है। हर किसी को लगता है कि HUL के प्रोडक्ट तो हर कोई यूज़ करता है, घर में साबुन, तेल, टूथपेस्ट, हर प्रोडक्ट जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप HUL के कई सारे प्रोडक्ट पाएंगे। तो HUL का पी जो अभी चल रहा है वो 69 का पी चल रहा है, मतलब लोग उसकी अर्निंग से 69 टाइम्स पैसा देने को तैयार है। वहीं पर VST जो कि एक सिगरेट कंपनी है, अब लोगों को लगता है कि सरकार की पॉलिसीज की वजह से सिगरेट बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लम में है, इस वजह से VST इंडस्ट्री जो है उसका पी जो है वो सिर्फ 17 का है, 17.48 यानी कि 17.48 का है। अब यहाँ पर एक तीसरी कंपनी भी है। तो देखिए, ये तो सही है कि हाँ इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं अभी कि FMCG कंपनीज काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी, सिगरेट कंपनीज उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, इसलिए FMCG का 69 पी है और VST इंडस्ट्रीज मतलब सिगरेट कंपनी का 17 पी है। यहाँ पर एक तीसरी कंपनी भी है ITC, जो कि मिला जुला बिजनेस करती है, मतलब जो कि सिगरेट बिजनेस में भी है और FMCG बिजनेस में भी है। तो सोचिए, ऐसी कंपनी जो सिगरेट बिजनेस में भी है और FMCG बिजनेस में भी है, क्या उसका पी, आप ऐसा नहीं सोचते कि उसका पी सिगरेट कंपनी के पी से ज्यादा होना चाहिए और शायद FMCG के पी से कम होना चाहिए? क्योंकि FMCG बिजनेस सिगरेट बिजनेस की बजाय ज्यादा अच्छा है, या लोग ज्यादा सरकार भी जिससे ज्यादा
प्रमोट करती है। प्रमोट तो नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट सिगरेट बिजनेस को तो सरकार बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करने देती। तो ऐसी कंपनी जो कि दोनों बिजनेस करती हो, उसका सिगरेट भी बिजनेस से ज्यादा पीई होना चाहिए, करेक्ट, और एफएमसीजी बिजनेस के पीई से थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। लेकिन यहां पर देखिए आईटीसी का जो पीई है वो सिर्फ 15 है अभी, मतलब एक सिगरेट कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज के पीई से भी काफी कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट, इसे ही कहते हैं पब्लिक सेंटीमेंट या हर्ड बिहेवियर। यहां पर लोगों ने क्या देखा कि अरे आईटीसी तो सिगरेट के बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो एफएमसीजी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से पब्लिक के डिमांड में कमी आती गई और इतनी कमी आ गई कि आईटीसी का वैल्यूएशन आज की तारीख में एक सिगरेट कंपनी के बिजनेस के वैल्यूएशन से भी कम चल रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं हर्ड बिहेवियर, कि जिस कंपनी का पी 17 से तो एटलीस्ट ज्यादा ही होना था, अगर 69 से काफी कम हो या आधा भी हो तो चलेगा, लेकिन 17 से तो एटलीस्ट ज्यादा होना था, वो अभी 15 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है। इसे ही कहते हैं हर्ड बिहेवियर। यहां पर मैं आईटीसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूं कि हर्ड बिहेवियर क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने के? अभी हमने देखा एक एग्जांपल, और उसके पहले हमने ये भी देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। अब हम देखते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है एडवांटेज है जो कि हमने जाना कि डाउन साइड रिस्क लो होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो टेम्परेरी रीजंस की वजह से काफी सस्ता चल रहा होता है शेयर, तो और ज्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डाउन साइड रिस्क थोड़ी सी लो होती है बजाय की ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल के, और गुड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। थर्ड थिंग, गुड डिविडेंड। तो देखिए क्या होता है कि टेम्परेरी रीजंस की वजह से कंपनी के भाव में काफी कमी आ गई है, कंपनी के शेयर काफी कम कीमत पे चल रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि जो अच्छे वैल्यूएशन पे जो कंपनीज अभी चल रही है, और अगर वो कंपनी डिविडेंड भी देती है तो उनका डिविडेंड ग्रोथ कंपनीज से तो काफी अच्छा होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। और तीसरा क्या, लेस वॉलेटिलिटी। तो जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं मार्केट में, उनकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी काफी ज्यादा देखी जाती है, लेकिन वैल्यू कंपनीज की वॉलेटिलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती। ये भी एक एडवांटेज है। अब आइए कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो पहला, रिक्वायर्स एन इन्वेस्टर्स माइंडसेट। तो यहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए कि आपको एक लंबे समय के लिए निवेश करना है, तभी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में पैसा कमा पाएंगे। सेकेंड थिंग, हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज नीडेड। तो आपको अच्छी वैल्यू वाली कंपनीज ढूंढने के लिए काफी मेहनत करना होती है, काफी पेशेंस की जरूरत होती है। आप मेहनत करके कोई अच्छी कंपनी चुनिए और फिर पेशेंटली वेट कीजिए कि कब वो एक सस्ती कीमत पर अवेलेबल हो। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि एक कंपनी की फेयर कीमत क्या है ये निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। उनके माध्यम से इन्वेस्टर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक शेयर की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। और एक और प्रॉब्लम है कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक लंबे होराइजन में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो ही आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं है। तो आज हमने जाना वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, या आप आगे और भी डिटेल में वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज चाहते हैं, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऑल टुगेदर बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए एक पूरे वीडियो की सीरीज की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज को मैं कवर करूं तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।